23 दिसंबर 1912 राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार लगाया हुआ था। जॉर्ज पंचम जो है उनको दिल्ली आना था और लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो था उस समय का तत्कालीन वायसराय और पूरी अंग्रेज और अंग्रेजों की जो ब्रिटिश सेना थी उससे घिरा हुआ और अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़े हाथी के ऊपर अपने परिवार के साथ बैठा था। सामने बैंक से जिसकी पहली और तीसरी मंजिल पर तो पुरुषों को एंट्री थी और दूसरी मंजिल पर महिलाओं को एंट्री थी। तो उस दूसरी मंजिल पर एक बहुत सुंदर सी महिला आती है, सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं। आती है, थोड़ी देर में जैसे ही वो हाथी उनके नजदीक से गुजरता है और अचानक से एक बहुत तेज का बम धमाका होता है और मौका पाकर उस हड़बड़ाहट में जैसे ही वहां अफरा तफरी मचती है, वो लीलावती नाम की महिला वहां से निकल जाती है। दोस्तों, वो लीलावती नाम की महिला जो है वो महिला नहीं थी, वो एक 16 वर्षीय युवक था जिसका नाम था बसंत कुमार विश्वास। क्योंकि मैं उम्मीद से कह सकता हूं आपने कुमार विश्वास जो कवि है वही सर्च करोगे वही मिलेगा, लेकिन ये भूले अनजाने लोग हैं जो जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। और इस बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, मास्टर दीनानाथ, अवध बिहारी, इनसे रास बिहारी बोस, जब अंग्रेज दुनिया में ये दिखाना चाह रहे थे कि भारत में ऑल इज वेल है, उस ऑल इज वेल के बीच में वो धमाका होता है। और जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये हॉर्डिंग्स है, ये इसकी पत्नी है और उस धमाके में हॉर्डिंग्स की पीठ जल जाती है और उसका जो महावत, जो हाथी चलाने वाला था, बैठा था, वो महावीर सिंह मारा जाता है। लेकिन अंग्रेजों का यह संदेश कि भारत में सब कुछ ठीक है और उन्हें आजादी की भी फिलहाल जरूरत नहीं है। जब प्रथम विश्व युद्ध बिल्कुल मुहाने पे था, उस समय अंग्रेजों का यह संदेश पूरे विश्व में चला जाता है कि अंग्रेजों का वायसराय दिल्ली के अंदर पूरी सेना के बीच में अगर वही सुरक्षित नहीं है तो भारत में कौन सुरक्षित है। और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार हो और लगभग ता जिंदगी, क्योंकि इनका ये मानना था 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तब इन्होंने पत्र लिखा था जापान से और उसमें लिखा था कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है, वो चाहे हिंसा से हो या चाहे अहिंसा से। यानी एक अपना विचार रखने वाले वो थे रास बिहारी बोस। तो आज हम रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ेंगे। रास बिहारी बोस के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते और महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पे भी हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, बोस तो इनका सरनेम है। रास बिहारी बोस, इनका जन्म वर्धमान, एक जिला है बंगाल में, वहां वर्धमान में इसका जन्म होता है और जगह थी सुवाल्दा ये वर्धमान में पड़ता है। सुवाल्दा वर्धमान, और कौन सा राज्य है? बंगाल। और तारीख थी 25 मई 1886। 25 मई 1886 के अंदर सुवाल्दा, बंगाल, कौन सी जगह है? बंगाल के अंदर इनका जन्म होता है। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम विनोद बिहारी यानी है। इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। जब ये 3 वर्ष के थे, यानी लगभग 1889 के आसपास, तो इनकी माताजी का देहांत हो जाता है।
अब भाई कोई आदमी हुए है ना, और माँ या बाप में कोई चाल बस है तो आवारा हो जा। ज्यादातर तो अपने यहाँ ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो लालन पालन है वो इनकी मामी के द्वारा किया गया। इनकी मामी है ना, उन्होंने लालन पालन किया और बहुत अच्छे से पढ़ाया इनको। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनका एक गृह नगर बताते हैं, चंद्रनगर। चंद्रनगर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। चंद्रनगर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। और बाद के अंदर इनको पढ़ने के लिए एक कॉलेज है, डुप्लेक्स कॉलेज। आगे की जो शिक्षा है वो डुप्लेक्स कॉलेज में होती है। और बाद में इनको पढ़ने के लिए पहले फ्रांस और फिर जर्मनी भेजा जाता है। फ्रांस और जर्मनी पढ़ने चले गए। अब जर्मनी और फ्रांस से पढ़ के, विदेश से पढ़ के लौटा एक बच्चा जैसे ही भारत पहुंचता और देखता है कि यहां पर तो अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, बंगाल का क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। ये बंगाल विभाजन की घटना बहुत बड़ी घटना थी भारत के अंदर। और इस बंगाल विभाजन को देख के ये क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि फ्रांस और जर्मनी में भी, जर्मनी में विशेषतः ब्रिटिश या अंग्रेजों के खिलाफ कोई बढ़िया माहौल नहीं था, है ना, वो भी खिलाफ ही थे। तो पहले से थोड़ा सा तो अंग्रेजों से नाराज थे। और आते ही यहाँ बंगाल का विभाजन देखते हैं। और यहां आते ही जतिन मुखर्जी और अरविंद घोष के और एक संगठन, एक पत्र, समाचार पत्र भी था इनका, युगांतर, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। युगांतर को ये ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको लगता है कोई काम धंधा तो करना पड़ेगा। तो इनको नौकरी मिलती है, वो मिलती है क्लर्क की। और देहरादून वन अनुसंधान केंद्र है, देहरादून वन अनुसंधान केंद्र है, वहां पर ये क्या बन जाते हैं, ये क्लर्क बन जाते हैं। वहां क्या बन जाते हैं, क्लर्क। एक बाबू की सामान्य सी नौकरी करते हैं। देहरादून वन अनुसंधान में इनको काहे की नौकरी दे देते हैं, क्लर्क की इनको नौकरी। माइकल रॉय उसने सबसे पहले अपनी पुस्तक में उसने लिखा था, वो है ना, पंजाब का वो गवर्नर रहा था काफी समय तक, 1912 से 1919 के बीच में। ये माइकल रॉय ने कहा कि देहरादून में रहने वाले दो क्लर्क थे जिन्होंने होर्डिंग्स बम कांड किया, जिसमें एक हरदयाल का नाम भी आता है और एक इनका पता बहुत बाद में चला। बहुत सेफ निकल गए, बहुत सेफ निकल गए। तो ये जब क्लर्क की नौकरी कर रहे थे तो वहां बैठे बैठे इन्होंने पूरी योजना तैयार की। अब इस योजना में इन्होंने बढ़ाया क्या, कि तारीख क्या थी, मैंने बताया अभी आपको, 23 दिसंबर 1912। आना कौन था, जॉर्ज पंचम, और भारत का वॉयसराय लॉर्ड होर्डिंग्स। इनकी क्या निकल रही थी, है ना, सवारी निकल रही थी, यात्रा निकल रही थी पूरी। उस सवारी पर बम गिरने वाला, बम किसने फेंका, मैंने कहा था कुमार विश्वास ने। याद रह जाए, कुमार विश्वास एक कवि है, जाना माना कवि है, बहुत पचाल व्यक्ति है। तो कुमार विश्वास ने, लेकिन वो कुमार विश्वास कौन था, तो बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास। इन बसंत कुमार विश्वास ने क्या नाम रखा, एक लेडी बनी, लेडी का नाम रखा लीलावती, है ना। रास बिहारी बोस से थोड़े हाथ लंबे थे, तो उन्होंने कहा कि बैंक से अगर मैं फेंकूंगा तो हो सकता है हाथी के आसपास गिर जाए, होर्डिंग्स बच जाए, तो तेरे हाथ थोड़े लंबे हैं और लेडीज बनेगा तो 16 साल की एज है, तो चिकना सा लड़का है तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको बसंत कुमार विश्वास को बम फेंकने के लिए कहा। और उसमें इनके साथ में था दीनानाथ, बाल मुकुंद, ठीक है ना। तो एक तो बसंत कुमार विश्वास हो गया, दीनानाथ हो गया, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, और मास्टरमाइंड थे इस पूरे घटना के रास बिहारी बोस।
अब जैसे ही बम फेंका, अफरा तफरी मच गई और सभी लोग बच के निकलने में कामयाब हुए। लेकिन ये यंग लड़का जिसका नाम था बसंत कुमार विश्वास, इसने वापस उसी तरह अंग्रेजों को और मारने का प्रयास किया, वापस 1913 में भी लाहौर में। लेकिन अंग्रेज बच गए। अंग्रेजों का दल था, उस पर बम फेंका, लेकिन विस्फोट तो हुआ, लेकिन अंग्रेज बच गए। अब इन 3 लोगों को पकड़ लिया गया, दीनानाथ को, अवध बिहारी को, बाल मुकुंद को, और बसंत कुमार विश्वास को भी पकड़ लिया गया। तो है वो इस घटना में क्या बन जाता है? सरकारी गवाह बन जाता है। सरकारी गवाह बन जाता है। अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी जाती, फांसी की सजा। और इनको जो फांसी की सजा है वो दी जाती है अंबाला के। अंबाला में 8 मई 1915 को, एक को अगले दिन देती हैं, 8 मई 1915 को अंबाला जेल में इनको क्या देते हैं? फांसी की सजा सुनाई जाती है। वहीं दूसरी ओर बसंत कुमार विश्वास को इसी कांड में 11 मई 1915 को क्या दे देते हैं? फांसी की सजा। ये 20 वर्ष की आयु में ही फांसी पे चढ़ गया था। मैंने कहा था ना, आप एक ही कुमार विश्वास को जानते होंगे, गूगल भी एक ही कुमार विश्वास को जानती होगी, लेकिन वास्तविक हीरो हमारी स्वतंत्रता के, उनको जाने, उनकी जीवनी को जाने। के विचार रहे होंगे, कुछ नहीं, 20 साल की उम्र में जो आदमी फांसी पे चला गया, देश में, देश के लिए, है ना, राष्ट्र के लिए जीना नहीं मरना भी पड़ता है। ये इन लोगों की सोच हुआ करती थी। युगांतर अखबार जो डालते थे कि राष्ट्र के लिए, है ना, राष्ट्र को जिंदा रखना है तो हमें जीने के साथ साथ मरने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ा। अब इसमें ये एक अंग्रेज था जिसका नाम था रोलेट। उस अंग्रेज रोलेट ने लिखा कि ये रास बिहारी ही था जिसने बसंत कुमार विश्वास को क्या किया था? ट्रेंड किया था। 1915 में ही क्रांतिकारियों ने क्या किया? 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई और इसको नाम दिया गदर। इसमें कौन कौन थे? इसमें रास बिहारी थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, इसमें करतार सिंह सराभा थे, करतार सिंह सराभा थे, इसके अंदर विष्णु पिंगल थे, इसके अंदर बहुत सारे और क्रांतिकारी जो उस समय में, एक नाम और लिख लेते हैं अपना, विष्णु पिंगले। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सारा काम चल रहा था। लेकिन सडन ही कृपाल, जिसे करतार सिंह भी कहते हैं, उसने सारी जानकारी जो है वो किसको पहुंचा दी? अंग्रेजों को पहुंचा दी। और गिरफ्तारियां चालू हो गई। पूरे लाहौर में हर घर की तलाशी ली जाने लगी और बहुत सारे जो हथियार, 19 से अधिक गिरफ्तारियां हो गई इनके, क्रांतिकारी गिरफ्तार करके, जैसे 1857 में हुआ था ना, उसी तरह रिवोल्ट करने की इनकी एक मंशा थी। अब यहां रास बिहारी बोस को पता लग गया कि अब अंग्रेज जो है वो छोड़ने वाले नहीं। उसी समय 1915 में ही रविंद्रनाथ टैगोर इनका जापान का दौरा होना था। रविंद्रनाथ टैगोर को कहां जाना था? जापान जाना था। और उसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपना नाम रख लिया PN टैगोर। ये किसने रखा? ये रास बिहारी बोस ने अपना नाम रख लिया। रास बिहारी बोस अपना नाम रखते हैं। PN टैगोर उनका PA था, उसका एक रिश्तेदार बन के चले जाते, जापान पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके शरण प्राप्त करते हैं एक ब्लैक ड्रैगन, जिसके अध्यक्ष थे श्री तोयामा। ब्लैक ड्रैगन संगठन के अध्यक्ष, वो इन्हें क्या दे देते हैं? शरण दे देते हैं। अब जब पता लगता है कि
अंग्रेजों की हत्या में शामिल, अंग्रेजों को मारने वाला या क्रांति की योजना बनाने वाला, क्योंकि जापान के और इंग्लैंड के, ब्रिटेन के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रह गए थे, लेकिन फिर भी वहां के कुछ लोग जो हैं वो श्री तोयामा घर पे पहुंच जाते हैं। इंसिडेंट है जिसके अंदर श्री तोयामा जो है वो कहते हैं कि यार फटाफट से निकल जाओ। ये भागने में, भेष बदलने में बहुत माहिर थे। जब अंग्रेजों का छापा पड़ा था तो ये जब लाहौर से कलकत्ता आ रहे तो कहते हैं कि अखबार पकड़ के बैठे रहे, कई भाषाएं आती थी इनको, और अंग्रेज अधिकारी कमिश्नर सामने ट्रेन में था, इनके ऊपर ₹1,00,000 का इनाम था। 1,00,000, सोचो उस जमाने में कितनी वैल्यू रखती, ₹1,00,000 का इनामी, जिसे रेलवे स्टेशन पर तो विशेष तौर पर ढूंढा जाए। पर्चे लगे हुए हैं कि लगभग 6 फुट कदकाठी का आदमी जो सिख वेश में रहता है और सन्यासी के वेश में मिल सकता है, मंदिरों में, रेलवे स्टेशन पे मिल सकता है, तो इसको ढूंढे। और उस परिस्थिति में जब और जाके बैठते कहाँ है? कमिश्नर के बिल्कुल सामने, पुलिस कमिश्नर के सामने, ताकि पुलिस वाले भी आके पता ना करे, और बिल्कुल सकुशल आ जाते हैं। जब भारत छोड़ के जाने की बात आती है तो ये PN टैगोर का नाम रखते हैं। टैगोर के नाम से शंका नहीं करेगा, यात्रा होने वाली है, चले जाते हैं कहाँ? जापान पहुंच जाते हैं। और जब जापान अंग्रेज पहुंचते हैं तो वो कहते हैं घबराए नहीं, एक तेज कार को यहां से रवाना करे जिसके अंदर कोई नो ड्राइवर के अलावा। और जब वो पुलिस अंग्रेज वाले देखते हैं कि तेजी से कार निकली पीछे से, तो उस कार के पीछे लग जाते सारे, और बाद में ये आराम से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बाद में इनको पता लग गया कि अंग्रेज जो हैं उनकी हिट लिस्ट पे, टारगेट पे आ गए हैं। तो उसी के अगले साल एक पैन एशिया संगठन था, तो वहां पैन एशिया संगठन के थे सोमा आइजो। पैन एशिया एक संगठन, उसके अध्यक्ष थे सोमा आइजो। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था तोशिका। ठीक है, कुछ बुक्स में तोशिया का लिखा हुआ है, तोशिया, तोशिका। तो इनसे इनका क्या कर लेते हैं? ये विवाह कर लेते हैं। अब जब ये पहले शुरुआत में जापान पहुंचे थे, जापान पहुंच के इनको कुक का काम भी करना पड़ा था। अब यहां ये जब विवाह कर लेते हैं इनसे, तो इनको एक जापान की नागरिकता जो है वो मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इनको 1923 में जाके, 1923 में, साल 1923 में इनको क्या मिलती है? जापानी नागरिकता मिल जाती है। अब तो भाई जापान को नागरिक हो गए, अब ये खुले खेलते हैं, अब अंग्रेज क्या बिगाड़ेंगे, है ना? क्योंकि जापान की नागरिकता अब मिल गई, तो जापान अपने नागरिक को तो ऐसे आसानी से देने वाला है नहीं। तो ये अब ओपन में आना शुरू हो जाते हैं, सबको पता लग जाता है रास बिहारी जापान के अंदर है। और जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो बचे हुए लोग हैं जिनको जापान ने गिरफ्तार किया था, वो जापान के लिए भी सिरदर्द थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के प्रति लॉयल भी नहीं थे, बेचारे भारतीय थे, गरीब भारतीय थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, है ना? उनको धीरे धीरे संगठित करना भी शुरू कर देते हैं। 1938 के अंदर ये हिंदू महासभा जो है उसकी जापानी शाखा की स्थापना करते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना नहीं, हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना करते हैं। फिर 1942 के अंदर ये एक संगठन बनाते हैं, बहुत कारगर संगठन, इंडिपेंडेंस लीग। और इसी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो सैन्य विंग है उसी का नाम आगे चलकर होता है आजाद हिंद फौज। ये है मई 1942 के अंदर, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और इसी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का एक अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन बुलाया जाता है 1942 के अंदर, जून में, है ना? कौन सा? जून 1942। कौन सा अधिवेशन? बैंकॉक अधिवेशन होता है। अब उस समय में जो सुभाष चंद्र बोस है वो भागकर कहां चले गए? जर्मनी में। और वहां संदेशा भिजवाया जाता है कि आप बैंकॉक पहुंचे। अब जर्मन अधिकारी सुभाष चंद्र बोस से कहते हैं उस आर्मी को आपको लीड करना है, लेकिन आपको रास बिहारी बोस के अंडर काम करना पड़ेगा। देखिए, पुराने जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो महान आदर्शवादी व्यक्ति थे, वो कितना राष्ट्र के लिए सोचते थे। तो उन्होंने कहा कोई हर्ज, क्या आप सुभाष चंद्र बोस से कहते क्या आप रास बिहारी बोस के अंडर काम कर लेंगे? तो रास बिहारी बोस कहते हैं कि मैं उनसे 10 साल छोटा हूं उम्र में, मैंने उनके बारे में काफी सुना भी है, ज्यादा मिला नहीं हूं,
लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मेरे राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, मेरे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा है, तो मुझे कोई हिचक नहीं है उसके अंडर काम करने। दूसरी तरफ रास बिहारी बोस ये मन बना के बैठे हैं कि जब बैंकॉक में सुभाष चंद्र बोस आएंगे तो वो मेरे से बढ़िया नेतृत्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको ये जो आर्मी मैंने गठन करनी है या जो मैं आगे इंडियन नेशनल आर्मी बनाने जा रहा हूं उनके नेतृत्व में बनाऊंगा। वो मुझसे अच्छे नेतृत्व करता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान देगी। तो इस बैंकॉक अधिवेशन के अंदर, बैंकॉक जो सम्मेलन होता है उसमें ये जापान के लिए आमंत्रित करते हैं सुभाष चंद्र बोस को। 1 सितंबर 1942 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन होता है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन होता है। कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो नेताजी, जापान में तो इनको नाम दिया गया था नेताजी, नेताजी जैसे ही जापान पहुंचते हैं आजाद हिंद फौज उन्हें संभाला दी जाती है, और स्वयं जो रास बिहारी है वो क्या बन जाते हैं, रास बिहारी उसके सलाहकार नियुक्त हो जाते हैं। जैसे महान व्यक्ति थे जो अपना काम वो सारा आते ही सुभाष चंद्र बोस को सौंपते। इनके महान विचारों में ये कहते थे कि एशिया जो है, एशिया वासियों के लिए, एशिया वासियों के लिए। एक इन्होंने समाचार पत्र भी निकाला था न्यू एशिया नाम से। ये कहां पर निकाला था, जापान में। जब ये भारत थे तो भारत में इन्होंने 1913 में लिबर्टी नाम से पर्चा निकाला था, लिबर्टी नाम से पर्चा निकाला था रास बिहारी बोस। बाद के दिनों में 25 जनवरी हम टीबी कहते हैं, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इसके कारण इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इसके कारण इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इनको जापान सरकार ने, जापान में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, राइजिंग सन। ये जापान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। वो किन्हें दिया गया, रास बिहारी को दिया गया। भारत सरकार ने भी इनके मरणोपरांत 1967 में जाकर इन पर क्या जारी किया, डाक टिकट जारी किया। बिल्कुल आत्मा को कपा देने वाले। और जब वहां होर्डिंग्स पे बमकांड हुआ था तो पर्चे लगे थे कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर जो एक बाजार है, राजा बाजार, वहां पे पर्चे लगे थे उस समय में कि गीता, कुरान हो, है ना, ये सारे वेद हो, ये सारे धर्म हमें कहते हैं कि जो मातृभूमि का जो दुश्मन है उसको मारने का ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हुक्म देते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी नस्ल का हो। ऐसे इनके विचार रहा करते थे। और इन्हीं विचारों के कारण अंग्रेजों पे एक दबाव पड़ा, और भारत के बाहर जापान में उसमें 2 बड़े काम हुए कि भारतीय लोग भी सुरक्षित हो गए और भारत की एक सेना भी बनी जिससे अंग्रेजों पे दबाव भी पड़ा। ऐसे रास बिहारी बोस, और ऐसा इनका जीवन रहा। लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इनके जीवन के ले लिए हैं, तो आप इनको याद कीजिए, तैयार कीजिए।